हेलो एंड वेलकम एवरीवन। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग विद जयवल शाह में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम रिफाइनरी प्रोसेस इसमें आगे के बारे में पढ़ेंगे, तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। रिफॉर्मिंग। तो फ्रेंड्स, रिफॉर्मिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ये लो ऑक्टेन नंबर वाले जो नेप्था होते हैं उसे हम हाई ऑक्टेन नंबर वाले नेप्था में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि इससे क्या होगा कि हमारे जो ऑक्टेन नंबर है बढ़ेगा और जिससे हमारी जो फ्यूल की जो कैपेसिटी होती है, यानी कि मतलब जो एफिशिएंसी होती है, वो भी बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, यह जो थर्मल रिफॉर्मिंग है उसमें हम हायर टेम्परेचर का इस्तेमाल करके रिफॉर्म करते हैं, और जो कैटालिटिक क्रैकिंग है उसमें हम कैटालिस्ट का इस्तेमाल करके रिफॉर्मिंग करते हैं, जिसमें जो थर्मल क्रैकिंग है उसमें कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, और जो जो कैटालिटिक क्रैकिंग है उसमें कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यह जो थर्मल रिफॉर्मिंग है उसकी टेम्परेचर रेंज 510 से 595 तक होती है, और यह जो टेम्परेचर कंडीशन है जो कैटालिटिक क्रैकिंग की है वो 495 से 525 रहती है। हायर टेम्परेचर और प्रेशर इस्तेमाल होता है उसे हम थर्मल क्रैकिंग कहते हैं, और जो कैटालिटिक क्रैकिंग है उसमें लो टेम्परेचर और लो प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं। और जो यील्ड रिफॉर्मिंग है वो थर्मल क्रैकिंग में लो रहती है, और जो रिफॉर्मिंग की जो यील्ड है वो कैटालिटिक क्रैकिंग में हाई रहती है। थर्मल क्रैकिंग में क्या होता है कि हम जो गैसोलीन है उसका ऑक्टेन नंबर 65 से 80 तक ले आ सकते हैं, और जो कैटालिटिक क्रैकिंग है उसमें हम उसमें 95 तक ले आ सकते हैं ऑक्टेन नंबर को 85 से। तो जो टार का जो फॉर्म्यूलेशन होता है, मतलब जो जो नीचे जो रेसिड्यूअल होता है उसमें थर्मल क्रैकिंग में ज़्यादा रहता है, और जो कैटालिटिक क्रैकिंग में उसमें रेसिड्यूअल कम रहते हैं। फ्रेंड्स, पीटी रिफॉर्मिंग जो है वो एक कैटालिटिक क्रैकिंग का एक टाइप है जिसे हम प्लेटफॉर्मिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम वो जो फीड होती है उसे हीटर में ले जाते हैं, उसको हीट करवाते हैं और फिर रिएक्टर में ले जाते हैं, जिसमें जो कैटालिट प्रेजेंट होता है उसे हम प्लेटिनियम कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो रिएक्शन होती है, जो मतलब जो भी नेप्था और H2 की जो रिएक्शन होती है, वो जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सीरीज ऑफ हीटर और रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसके बाद जो होता है, जो लास्ट रिएक्टर होता है, यानी कि ये जो लास्ट रिएक्टर होता है उसको हम क्या करते हैं कि उसको हम पहले कूल करते हैं और उसे सेपरेटर में डालते हैं। सेपरेटर में डालने के बाद क्या होता है कि दो फेस बन जाते हैं, एक लिक्विड फेस होता है और एक गैसियस फेस होता है। गैसियस फेस में जो होता है वो अनरिएक्टेड जो कैटालिस्ट हमारा रह जाता है, वो हम उसे उसके टॉप हिस्से से कॉम्प्रेस करके रिसाइकल कर देते हैं। तो उसका रिसाइकल कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो अपना सेपरेटर है उसका जो बॉटम प्रोडक्ट है उसे हम डीब्यूटेनाइज़र में डालते हैं। उसमें क्या होता है कि जो डीब्यूटेनाइज़र होता है वो एक मतलब वो एक डिस्टिलेशन कॉलम जैसा होता है। उससे क्या होगा कि हमारा जो टॉप हिस्सा है, मतलब जो डिस्टिलेट है, उसमें से हमें ब्यूटेन और अदर गैसेस जो C3 C4 और अदर गैसेस जो है वो हमें मिल जाएंगे, और उसके जो बॉटम पार्ट में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक रिफॉर्मेट होता है, जिसे वो हमारा प्रोडक्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ अदर इम्पोर्टेंट रिफाइनरी प्रोसेसेस भी है, जैसे कि हाइड्रो क्रैकिंग, हाइड्रो ट्रीटिंग, डिलेड कोकिंग एंड विस ब्रेकिंग। ये जो हाइड्रो क्रैकिंग प्रोसेस है उसमें क्या होता है, वो एक कैटालिटिक क्रैकिंग का ही टाइप है, क्योंकि उसमें जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर भी हाई रहता है, और इसमें हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन कैटालिस्ट का इस्तेमाल करके जो क्रैकिंग करते हैं उसे हम हाइड्रो क्रैकिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें क्या होता है कि क्रैकिंग रिएक्टर होता है, फिर उसमें सेपरेटर होता है, और ऐसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी फीड स्टॉक हमें क्रैक करवाना है उसे हम हाइड्रो क्रैकर में डालते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हम उसे हम नेसेसरी जो हीट है और वो
जो कैटालिस्ट है वो उसमें डालते हैं। उसके बाद क्या होगा कि जो भी मिक्सचर है वो थोड़ा सेपरेट हो जाता है, उसे हम सेपरेटर में डालते हैं उसको सेपरेट करने के लिए। और जो सेपरेटर है उसमें से जो बॉटम जो भी ऊपर से जो निकलता है वो हम वो हमारा प्रोडक्ट होता है, और जो नीचे जो हैवी रेसिड्यू होते हैं वो नीचे से निकलते हैं। हाइड्रो ट्रीटिंग में क्या होता है कि कुछ जो अपना जो क्रूड ऑयल है उसमें जो मतलब जो भी क्रूड ऑयल का जो रेसिड्यू है, जो वेस्ट वैल्यू का रेसिड्यू है, उसमें क्या होगा कि कुछ नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो हमें आगे की प्रोसेस में मतलब जो भी कोई प्रोसेस है उसमें हमें परेशान करते हैं, यानी कि कुछ कोई इक्विपमेंट का फॉलिंग के लिए जवाबदार होता है, उसी तरह। तो ट्रीटिंग में क्या होता है कि हम एक हाइड्रो ट्रीटर होता है, उसमें क्या करेंगे कि हाइड्रोजन का कैटालिस्ट का यूज़ करके हम ट्रीट करेंगे। तो अगर उससे क्या होगा कि जो सल्फ़र कंपाउंड है और जो दूसरे कंपाउंड है वो हाइड्रो डिसल्फाइड या कोई और कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो हम सेपरेट कर सकते हैं। और इसमें अगर हम सल्फ़र को रिमूव करने के लिए यूज़ करें हाइड्रो क्रैकिंग ट्रीटिंग का, तो उसे हम डीहाइड्रो ट्रीटिंग भी कहते हैं। अब डीलेड कोकिंग में क्या होता है कि एक कोकर यूनिट होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो रेसिड्यू जो मतलब जो भी फीड स्टॉक है उसको डालते हैं, जिससे क्या होगा कि जो लाइटर कंपाउंड है वो ऊपर से निकल जाएंगे, और ये जो कंटिन्यूसली चालू रहता है। तो क्या होता है कि जब कुछ हद तक जब इसमें जो केक होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसके बाद क्या करेंगे कि जो केक होता है उसको हम पानी से निकाल लेते हैं, और इस प्रकार हमें डीलेड कोकिंग का इस्तेमाल करते हैं। विस्क ब्रेकिंग, इसके नाम से ही पता चलता है कि इसको विस्कोसिटी को ब्रेक करने के लिए, कोई भी कंपाउंड की विस्कोसिटी को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है। तो उसमें क्या होगा कि जो भी हमारा फीड स्टॉक है उसको हम क्रैक कर सकते हैं और उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम कर सकते हैं। ये ऐसा ही है विस्क ब्रेकिंग हमें कहना चाहता है। तो फ्रेंड्स, इस आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मैं आशा रखता हूँ कि मैंने आप सबको जो कुछ भी समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।